बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। दोस्तों, जैसा कि आपको मालूम है कि इस्लामाबाद के अंदर जो मंदिर की तमीरात का मामला है वो इंतहाई शिद्दत अख्तियार कर चुका है। अपोजिशन को जितनी भी जमातें हैं उन्होंने मंदिर बनने की पाकिस्तान में हिमायत की, जबकि जो हुकूमती जमातें हैं उनका अभी तक कोई वाज़ेह मौक़िफ़ सामने नहीं आ सका। जिसके खिलाफ सीडीए ने अलॉटमेंट जो जारी की थी उसके खिलाफ सीडीए ने काफी एक्शन लिया और पाशा ग्रुप ने जो सीडीए का है उन्होंने हुकूमत के इस फैसले की शदीद मुखालफत भी की। तो दूसरी जानिब जो कश्मीर का जो मामला है, जो 1947 के बाद आज तक जो भारत और पाकिस्तान के माबेन जो तनाज़े की जो शिद्दत अख्तियार कर चुका है और आइंदा भी जो है जो सिक्योरिटी काउंसिल का जो किरदार है उसमें कोई वाज़ेह मौक़िफ़ सामने नहीं आ रहा। इस मौजू पर हमारे साथ गुफ्तगू करने के लिए आज हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर मुसरत अमीन साहबा। डॉक्टर साहब, आपका बहुत शुक्रिया, आपने मेरे यूट्यूब चैनल के लिए वक्त निकाला। बहुत शुक्रिया आरिफ साहब, थैंक यू, इट्स माय प्लेजर। थैंक यू। डॉक्टर साहब, सबसे पहले तो ये बताएं कि जो मंदिर की जो तमीरात का मामला है पाकिस्तान के अंदर, अब कुछ ऐसे भी हलके हैं जो मजहबी हैं, वो ये कहते हैं कि रावलपिंडी और इस्लामाबाद के अंदर 4 से 5 मंदिर मौजूद हैं। हिंदू कम्युनिटी के लिए जो अक़लियती रहनुमा हैं उनके लिए इबादत करने के लिए वो काफ़ी हैं। तो फिर ये मौजूदा हुकूमत ने ये जो नया तनाज़ा खड़ा किया है ये क्यों किया है? बहुत शुक्रिया आरिफ साहब। पहली बात तो मैं ये करूँगी कि ये जो रिलीजियस ग्रुप हैं इनको कोई ये राइट नहीं है कि जो कॉन्स्टिट्यूशन में चीज़ें लिखी हुई हैं पाकिस्तान के कॉन्स्टिट्यूशन में, या गवर्नमेंट जो डिसीजन लेती है वो उस पे इतनी ज़्यादा शिद्दत इख्तियार करें और इतना शदीद रवैया जो है वो इख्तियार करें और कहें कि 4 से 5 पहले भी मंदिर हैं, तो कोई ज़रूरत नहीं है इसकी। अगर आप पाकिस्तान जो है वो हिंदुओं के लिए नहीं है, वो सारे पाकिस्तानियों के लिए हैं और हिंदू सबसे पहले पाकिस्तानी है और उसके बाद उनका रिलीजन आता है, अगर हम ये देखें तो। और ना ही हमारा कॉन्स्टिट्यूशन इसकी इजाज़त देता है कि आप इतनी डिफरेंस है वो क्रिएट करें, और ना ही कायदे-आज़म आप देख लें, कायदे-आज़म जिन्होंने हमारे फाउंडिंग फादर हैं जो पाकिस्तान के, उन्होंने भी कोई ऐसी उनकी कोई तकरीर उठा के देख लें या कुछ उठा के आप उनका रिकॉर्ड देख लें हिस्ट्री में, उन्होंने कोई ऐसी बात नहीं की कि जो कंट्रोवर्शियल हो, ठीक है? तो ये जो रिलीजियस जमातें हैं, अगर इनसे पूछा जाए, अगर कहीं भी किसी भी दूसरे मुल्क में, कहीं दूसरी कंट्री में जहाँ पे मसाजिद हैं, तो वो कहीं कोई मस्जिद बनानी हो, कहीं बहुत बड़ा सिटी हो, तो वहाँ मस्जिद बनानी हो, तो वो कहें वहाँ के लोग उठ के वहाँ वहाँ के सिटीज़न जो हैं वो कहें कि पहले इतनी ज़्यादा मसाजिद हैं, तो ये मस्जिद बनाने की क्या ज़रूरत है? एक यूज़लेस और बेसलेस जो बात है, वो सूट नहीं करती ऐसे लोगों को कि हमारा मज़हब जो हमें तालीम देता है, प्रॉफ़ेट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सिर्फ़ मुसलमानों के आखिरी नबी नहीं हैं, वो पूरी इंसानियत के आखिरी नबी हैं। तो आप उनकी तालीमात को उठा के देख लें। तो ये हम कहें कि 4 से 5 मंदिर पहले मौजूद हैं, ये मंदिर बनाने की ज़रूरत नहीं है। बिल्कुल मुझे एक बिल्कुल फ़िज़ूल बात मुझे नज़र आती है और रिलीजियस पार्टीज़ को अंडरस्टैंड करना चाहिए पीसफुल कोएग्जिस्टेंस की जो टीचिंग हमारा इस्लाम देता है, जो तालीम और मिल के रहने की जो बताता है इस्लाम, उनको फ़ॉलो करना चाहिए, ना कि ये अपनी 1 डेढ़ इंच की मस्जिद बना के इख्तिलाफ़ात को बढ़ावा दें। और दूसरी बात जो बहुत इम्पोर्टेंट है, आप देख रहे हैं कि किस तरह से ब ब बैरूनी हाथ जो हैं, स्पेसिफिकली अगर हम इंडिया की बात करें, तो किस तरह वो मौके की तलाश में बैठे होते हैं। जब बांग्लादेश हमसे अलग हुआ, तो ये सारी सिचुएशन इसी तरह क्रिएट की गई थी। और यहाँ रहने वाले जो हिंदू हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल अगर उनको ये मंदिर बन जाता है या उनको ऐसी जगह मिल जाती है, जहाँ पे वो अपनी इबादत कर सकते हैं, तो ये कोई ऐसी बुरी बात नहीं है, उनका दिल खुश हो जाएगा इस तरह। हमने वहाँ जो आप देखें कि जो हमने करतारपुर कॉरिडोर है, वो भी तो बनाया है, उसपे तो किसी ने नहीं चीखा। जी। वो भी देख रिलीजियस आप देखें ना कि वहाँ पे आके सिख कम्युनिटी के लोग जो आके वहाँ आके अपनी इबादत करेंगे। तो ये एक बहुत अच्छा जेस्चर है पाकिस्तानी गवर्नमेंट की तरफ से, जो वहाँ दिया गया। वहाँ किसी ने कोई एतराज़ नहीं उठाया और यहाँ अगर कोई मंदिर बन रहा है छोटी-सी जगह पे, तो यहाँ उठ के इसकी मुखालफत शुरू कर दी। बजाए इसके कि हम एक्सट्रीमिज़्म की तरफ जाएँ, हमें पीसफुल कोएग्जिस्टेंस की तरफ जाना है, हमें बैलेंस रवैया इख्तियार करना है। पहले ही बहुत ज़्यादा मुसीबतों का शिकार है पाकिस्तान, तो ये कोई ऐसी बड़ी बात नहीं है या कोई ऐसी बात नहीं है जिस पे इनके जो मज़हब पे कोई दाग लगेगा या इन पे कोई ऐसी बात होगी। इनको खुले दिल से ये करना चाहिए ताकि इंडिया को कोई मौका ना मिले कि जो यहाँ के रहने वाले
हिंदू हैं उनको वो इस्तेमाल करें और पाकिस्तान को डिस्टेबलाइज करें। देखिए आप ब्रॉडर जो स्पेक्ट्रम है, यू हैव टू सी ऑल दीज थिंग्स। आपको छोटे पैमाने पे या छोटी चीजों को नहीं लेना, आपने ये देखना है कि आपका नेशनल इंटरेस्ट, आपकी यूनिटी, और उसके बाद आपका कॉन्स्टिट्यूशन। सबसे बड़ी बात यह कि आपका कॉन्स्टिट्यूशन क्या कहता है, और उसके बाद गवर्नमेंट का डिसीजन क्या है। देखिए ये गवर्नमेंट ने डिसीजन लिया ना, अगर हम उठ के इसके खिलाफ एहतजाज शुरू कर दें, प्रोटेस्ट शुरू कर दें, तो हमारा जो इंटरनेशनल कम्युनिटी के सामने जो इमेज आएगा उसको भी हमने देखना है। तो ये सारी चीजें देखते हुए मेरा नहीं ख्याल के रिलीजियस पार्टीज को इस, बल्कि उन्हें तो खुले दिल से होना चाहिए कि यहाँ पे जो माइनॉरिटीज हैं, हमने माइनॉरिटीज का क्या हाल कर दिया है, क्या कितना हमने अपना इमेज इंटरनेशनली खराब कर लिया है। बजाय इसके कि हम उनको अच्छा जेस्चर दें, बजाय इसके कि हम उनको सपोर्ट करें, हम उठ के खड़े हो गए कि यहाँ मंदिर नहीं बनने देंगे। तो मेरे ख्याल में ये बिल्कुल एक यूजलेस और बेसलेस और बातें हैं जो ये लोग कर रहे हैं, इन्हें नहीं करनी चाहिए, खुले दिल से इजाजत देनी चाहिए। अच्छा डॉक्टर साहब, जो आपने बात की यहाँ पर दो चीजें तो सामने आ रही हैं। एक तो ये है कि कुछ लोग ऐसे हैं जो पाकिस्तान में जो मजहबी इंतहा पसंद हैं, जिनको हम रिलीजियस एक्सट्रीमिस्ट कहते हैं, उनका एक अपना कन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट है। तो दूसरी जानब जो लोग मजहबी नहीं है, मतलब कि इंतहा पसंदी नहीं है उनके अंदर, अगर जो सेक्युलर लोग हैं अगर वो मंदिर की हिमायत कर रहे हैं, तो फिर जो मजहबी स्कॉलर हैं उनके खिलाफ फौरन फतवा जारी क्यों करते हैं? देखिए मेरी बात सुने, मैं इस चीज में बिल्कुल भी नहीं जाना चाहूंगी कि ये एक्सट्रीमिज्म है या सेकुलर है। मैं सेकुलर नहीं हूँ, मैं एक अच्छी रोशन सोच रखती हूँ, और मैं देखती हूँ कि इंसानों का फायदा किसमें है। मैं मजहब की बुनियाद पे इंसानों को तकसीम नहीं करती। तो मैं यही चाहती हूँ कि जो भी यहाँ पे रिलीजियस लोग हैं उनको तो इससे ज्यादा खुले दिल से इन चीजों को कबूल करना चाहिए, क्योंकि ये लोग दूसरों को गाइडेंस देते हैं, ये गाइड करते हैं लोगों को। ये इनसे तो, ये अगर आप इस्लाम की बात करते हैं तो जब डूम्सडे और जजमेंट का दिन होगा तो सबसे ज्यादा क्वेश्चनिंग तो इनसे ही होगी कि आपने लोगों को क्या सही रास्ता दिखाया। तो एक कॉमन सेंस की बात है कि आप ये देखें, इंसानियत की आप बात करें, आप छोड़ दें, एक लम्हे के लिए छोड़ दें कि ये हिंदुओं के लिए बन रहा है, एक लम्हे के लिए छोड़ देंगे क्रिश्चियंस की कोई बात, एक लम्हे के लिए छोड़ दें मुसलमानों की, जूस की बात है, आप इंसानियत की बात करें। जब आप ये देखते हैं तो फिर कहाँ से एक्सट्रीमिज्म आ जाता है, या एक्सट्रीमिस्ट आ जाते हैं, सेकुलर आ जाते हैं, या क्या मतलब। मैं इस चीज में डिवाइड करना ही नहीं चाहती, ये इंसानियत की बात है। देखें जब हमें, अब बाबरी मस्जिद जब इन्होंने वहां पे शहीद की तो हमारा क्या हाल हुआ, हमारे क्या जज्बात थे, और सारी दुनिया में एहतजाज के लिए निकला है। अगर वो अपना मंदिर यहाँ पे बनाना चाहते हैं या अपनी कोई अलहदा सी इबादत करना चाहते हैं तो हमें ऐसा नहीं करना चाहिए। आप अपनी हिस्ट्री में जाके देखें, इस्लाम में जाके देखें कि किस तरह नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इनको, जो माइनॉरिटीज थी या दूसरे रिलीजन के लोग थे, किस तरह से उन्हें प्रोटेक्ट किया। हजरत उमर फारूक की मिसाल हमारे सामने है कि जब वो एक चर्च में जाके बैठे तो पादरी ने कहा नमाज का टाइम है, आप यहाँ पढ़ लें। तो उन्होंने फरमाया कि अगर मैंने यहाँ नमाज पढ़ ली तो पता नहीं बाद में एक एग्जाम्पल सेट हो जाएगी और आपका ये एक इबादत गाह है इसकी कहीं तौहीन ना हो। मतलब इतना ख्याल रखते थे। और पीछे आप जाएं इस्लाम में तो लोग इस्लाम कबूल करते थे मुसलमानों का रवैया देख के, मुसलमानों की जो अच्छा बर्ताव था दूसरों के साथ, उसको देख के मुसलमान होते थे, ना कि इन चीजों के। आप देखें कहाँ पड़ गए, मुसलमानों ने तो अपनी हालत ही खराब कर ली और फिर हम कहते हैं एक्सट्रीम। मुझे तो नहीं लगता ये एक्सट्रीमिज्म की या सेकुलरिज्म की बात ही नहीं, ये इंसानियत की बात है, हमें सोचना चाहिए। देखें जैसे हमें जीने का हक है, एक मुसलमान को जीने का हक है, इसी तरह एक हिंदू को, एक जू को, और एक जो भी किसी और मजहब से ताल्लुक रखता है उसको भी उतना ही जीने का हक है, उसको भी उतनी ही इबादत करने का हक है जितना हमें है। तो मेरा नहीं ख्याल कि मैं इसको हम डिवाइड करें कि ये एक्सट्रीमिस्ट हैं या इनको इन पे फतवे लगाएं, या मैं इस चीज को बिल्कुल एब्सर्ड समझती हूँ कि आप फतवों की तरफ जाना शुरू कर दें। कॉमन सेंस की बात है और इसको मेरा ख्याल है कि इसी तरह इजी ही लेना चाहिए। डॉक्टर साहब, आपने जो आपने बात की, बहुत खूबसूरत बात की, और जो मंदिर के मामले पे जो आपका स्टांस है, मैं बजाते खुद मैं आपके स्टांस से बिल्कुल मुत्तफिक और मुतहद हूं कि आपने बहुत खूबसूरत बात कही है। मगर यहाँ पर एक और तनाज़ा जन्म ले रहा है कि अब समझ नहीं आ रहा कि हुकूमत उस तनाज़े को जन्म खुद लेने दे रही है या फिर जो पब्लिक है वो खुद कर रही है ना। जब मंदिर का मामला शिद्दत अख्तियार कर गया तो उसके बाद जो मीडिया के जो चैनल्स हैं उन्होंने एक क्रेडिट लिया कि इसकी अगर तामीरात रोक दी गई है, तो ये क्रेडिट 92 न्यूज ने उठाया। उसके बाद जो गवर्नमेंट है उन्होंने क्या किया कि जो इस्लामाबाद की जो उन्होंने तकरीबन 15 से 20 सिपाही
वहां पर तैनात कर दिए। क्या ये जो हुकूमत का रवैया है, क्या ये दुरुस्त है इस मामले पर? देखिए, मुझे ना बड़ी मायूसी के साथ ये कहना पड़ रहा है कि जो गवर्नमेंट होती है वो अथॉरिटी होती है कहीं भी। उसको स्टेट को सॉवरन रखने के लिए, स्टेट की जो इंटेग्रिटी होती है या स्टेट में जो चीजें होती हैं उसको मैनेज करने के लिए गवर्नमेंट उसकी रिस्पॉन्सिबल होती है कि लोगों ने उसे मुंतखब करके भेजा होता है वहां पे। तो डिसीजन मेकर होते हैं, इन्होंने डिसीजन लेना होता है कि कौन सा ऐसा डिसीजन है जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन से कॉन्ट्राडिक्ट नहीं करता। आप अपना कॉन्स्टिट्यूशन पहले सबसे पहले उठा के देखें। गवर्नमेंट को थोड़ा सा डेयरिंग होना पड़ेगा। अगर इन्होंने ऐसे ही शुरू में, असल में हम हिस्ट्री देखते आए हैं ना, इन लोगों को सर उठाने दिया गया जिसकी वजह से ये यहाँ तक ये मामला पहुंच गए। गवर्नमेंट थोड़ा सा डेयरिंग होके अपने देखें, वो कॉन्स्टिट्यूशन के अगेंस्ट तो कोई काम नहीं कर रही है, वो ऐसा कोई काम नहीं कर रही है जो इस्लाम के खिलाफ है। कोई ऐसा काम नहीं है जो कि आपकी हदीस और सुन्ना और जो आपका कुरान पाक में उससे कॉन्ट्राडिक्ट करता है। तो इससे ये तो बिल्कुल एक क्लियर सी बात है। मुझे नहीं समझ आती है कि गवर्नमेंट इतनी बुजदिली का सबूत क्यों दे रही है या इतनी इसकी डिसीजन पावर इतनी वीक क्यों हो रही है। लोगों को जवाब दे। और ये जो टीवी चैनल उठ के कह रहे हैं कि हमने क्रेडिट ले लिया मंदिर बंद करवा के, भाई मंदिर बंद करवा के आप एक और अपने नेशनल इंटरेस्ट को या उसको थ्रेट में आप डाल रहे हैं। आप अपनी सॉवरेनिटी को थ्रेट में डाल रहे हैं। इंडिया ने पहले मुक्ति बानी बना के लोगों को इस्तेमाल किया। आप यहाँ पे इन हिंदुओं की वो हमदर्दियां लेके अगर वो इनको इस्तेमाल करें तो आप पाकिस्तान को डिस्टेबलाइज करेंगे। और अपना इमेज देखें क्या, मतलब हुकूमत को कंफ्यूजन का शिकार ही नहीं होना चाहिए। देखिए, अदालत में वो लेके गए हैं लोग, अदालत ने गवर्नमेंट में छोड़ दिया कि ये गवर्नमेंट का काम है। और गवर्नमेंट को समझ नहीं आती कि आप इन लोगों से अगर ब्लैकमेल हो जाएंगे तो ये आप सारी फिर आगे आगे पहले आपकी हिस्ट्री भरी पड़ी है। इन ब्लैकमेलर से इन्होंने आपको ब्लैकमेल करके यहाँ इस नैज तक पहुंचा दिया कि पाकिस्तान पता नहीं कहाँ जा रहा है। पाकिस्तान की कोई डायरेक्शन ही नहीं हमें समझ आ रही। इन्हें यहाँ पे स्टॉप करना होगा, इन्हें यहाँ पे रोकना होगा। और ऐसे टीवी चैनल जो इन चीजों को उभार रहे हैं और कह रहे हैं कि हम क्रेडिट ले रहे हैं, ये बिल्कुल गलत और फजूल बात है। मीडिया को पॉजिटिविटी प्रमोट करनी चाहिए। मीडिया को ये दिखाना चाहिए कि अगर यहाँ पे कोई माइनॉरिटीज हैं जो रह रहे हैं यहाँ पे, उनका भी उतना हक है जितना कि मेजोरिटी के लोगों का। आप अपना झंडा, आप व्हाइट, आपका कलर उसमें माइनॉरिटी को आप रिप्रेजेंट करता है तो आप उनको राइट्स भी तो दें। झंडे में दिखाने से क्या मिलेगा आपको? आप उनको राइट्स हैं जो उनका राइट है। तो मेरा नहीं ख्याल कि इसको इतना बड़ा इशू बनाना चाहिए था जो कि बन चुका है। अच्छा डॉक्टर साहब, ये तो आप जो हम गुफ्तगू हो रही थी, ये हो रही थी जो इस्लामाबाद में मंदिर की तमीरात है। मगर जो दूसरी जानब जो हमारा आज का जो दूसरा मौजू है वो ये है कि पार्टीशन के बाद जब पाकिस्तान आज़ाद हुआ 1947 के बाद 47 के बाद अभी तक भारत और पाकिस्तान के माबेन जो कश्मीर पर तनाज़ा है वो रोज़े अवल से शिद्दत अख्तियार कर चुका है। इस टाइम जो तकरीबन आपको याद होगा कि 5 अगस्त 2019 से अभी तक कश्मीर के अंदर कर्फ्यू है। इस मामले को आप किस नज़र से देखती हैं? दूसरा, मेरा अपना ये जाती ख्याल है कि जो भी हुकूमतें आई हैं उन्होंने सिर्फ और सिर्फ कश्मीरी अवाम के साथ वादे किए हैं, दावे किए हैं, मगर उन पर अमल दरामद नहीं किया। तो ऐसे हालात में आपको क्या लगता है कि कश्मीर पर आखिर ऐसी कौन सी हुकूमतें हैं या ऐसे कौन से रहनुमा जो मजबूत स्टांस ले सकते हैं? ये आपका बड़ा अच्छा और टाइमली क्वेश्चन है कि गवर्नमेंट्स ने उतना जो कश्मीरी अवाम है उनके साथ जो वादे किए उनको बिल्कुल भी पूरा नहीं किया। अभी इस गवर्नमेंट से थोड़ी सी उम्मीद उस वक्त लगाई जा सकती थी जब यूएनजीए में प्राइम मिनिस्टर ने जाके तकरीर की और हमने भी यहाँ जहाँ सुन रहे थे स्टैंडिंग ओवेशन दिया, हमने क्लैप किया कि इतना अच्छा हमें लगता है कि कश्मीर का मसला कोई हल हो जाएगा। अच्छा, आप चेक करें कि जब मोदी अपनी इलेक्शन कैंपेन में बार बार ये कहता था कि मैंने 370 और 35A जो रिवोक कर दूंगा और ये मैं खत्म कर दूंगा और कश्मीर को हिस्सा बना दूंगी, इन्होंने इस चीज को सीरियस ही नहीं लिया। वो आप देखें कि ये समझते रहे मजाक है ये चीज है, हम तो इसको निगोशिएशन के थ्रू, शिमला एग्रीमेंट पड़ा है, ये पड़ा है, हमारे इतने एग्रीमेंट हुए हैं, हम ये कर लेंगे। देखिए, ट्रस्ट कुछ भी है, आप इंडिया पे कश्मीर के मामले पे आप ट्रस्ट नहीं कर सकते और आपको एक स्ट्रॉन्ग स्टांस लेना चाहिए था जो कि आपने नहीं लिया। जब 370 और 35A जब इन्होंने रिवोक किया इंडिया ने, देखें इंडिया ने उसको कश्मीर को जबरदस्ती अपना हिस्सा बना लिया। पाकिस्तान ने कितना वावेला किया पूरी दिन में, इंटरनेशनल कम्युनिटी के तो कानों पे जू तक नहीं रेंगी। अब ये अगर हम बात ओपनली करते हैं तो कहते हैं नहीं जी, प्राइम मिनिस्टर ने जब यूएनजीए में तकरीर की तो पूरी दुनिया हिल गई, इससे दुनिया को पता लग गया कि दोनों न्यूक्लियर पावर से। देखिए, सोल्यूशन के लिए तो कोई भी नहीं आया, आपकी हेल्प करने के लिए तो कोई भी नहीं आया, चंद एक कंट्रीज के सिवा।
तुर्की आगे आया, उसके बाद आपकी इस्लामिक कंट्रीज ने भी आपका साथ देने से इनकार कर दिया। सऊदी अरेबिया ने क्या आपके लिए जो प्रैक्टिकली कुछ था जिसपे आप बड़ा तकिया लगा के बैठे थे, कुछ भी नहीं किया। किसी ने इंडिया को प्रेशराइज नहीं किया। ये गवर्नमेंट्स की अपनी वीकनेस है, शुरू से लेके अब तक सिर्फ ये नारों तक रहे हैं, ये वादों तक रहे हैं। उसके बाद प्रैक्टिकली इन्होंने कोई स्टेप नहीं लिया। इंडिया को थोड़ा सा थ्रेट किया होता, इंडिया के साथ सख्ती से ये पेश आते, तो मेरा ख्याल है कि शायद बात कहीं और तक पहुंच चुकी होती, क्योंकि इससे इंटरनेशनल कम्युनिटी को सीरियसनेस का अंदाजा होता है कि दोनों स्टेट्स न्यूक्लियर पावर हैं। अगर खुदा ना खास्ता इनके दरमियान कोई ऐसी बात होती है ये न्यूक्लियर वेपन यूज करेंगे, लेकिन आपने सिर्फ वो खाली धमकियां लगाते रहे हैं। खाली जब बातचीत आप करेंगे तो कोई आपकी इन चीजों से इंप्रेस होने वाला नहीं है। आप एक न्यूक्लियर स्टेट हैं, आपको डिग्निटी के साथ, आपको बड़ी सख्ती के साथ बात करनी चाहिए और इंटरनेशनल कम्युनिटी को बताना चाहिए कि शुरू से लेके अब तक हम कश्मीर पे ही तो हमारी ताल्लुकात हमेशा खराब होते रहे। इस रीजन का जो पीस है वो दाव पे लगा हुआ है, सिर्फ कश्मीर की वजह से लगा हुआ है। तो हम सीरियस हैं। अगर इंडिया ने इस तरह का कोई स्टेप लिया, हम इंडिया पे अटैक कर दे, बताएं दुनिया को, ताकि दुनिया को इसकी सीरियसनेस का अंदाजा हो। हमारी गवर्नमेंट ने, जितनी भी गवर्नमेंट्स है, मैं इस गवर्नमेंट को अकेला ब्लेम नहीं करती क्योंकि ये तो बड़े अरसे का मामला है, जितनी गवर्नमेंट्स आई हैं उन्होंने कोई स्ट्रॉन्ग स्टैंड नहीं लिया। उन्होंने कोई ऐसा प्लान नहीं दिया जिससे कि आप कश्मीर का मसला हल करवा सकते, या आप ये भी कर सकते हैं कि उनको निगोशिएटिंग टेबल तक ले आते। आप देखें जब 92 में वाजपेयी यहाँ लेके आए तो उसके बाद क्या हुआ। वाजपेयी खुद चल के आए, आपके पास एक बहुत अच्छा चांस था कि आप किसी तरीके से लाहौर डिक्लेरेशन जो हुआ उसको लेके चल पड़ते, लेकिन उसके बाद आगे सिचुएशन, मुझे कहने की जरूरत नहीं है कि क्या हमारी हिस्ट्री हमें क्या बताती है, और हम हिस्ट्री से सीखते ही नहीं है, हम हिस्ट्री से सीखने वाले ही नहीं है। और ये मामला इसी तरह ये आप, मैं टू बी वेरी ऑनेस्ट मैं बता रही हूँ, कश्मीर आपके हाथों से अब निकल चुका है। क्योंकि अगर आपने कोई एक्शन लेना होता, कोई स्टेप लेना होता, या दुनिया को इतना आप लेके आते यहाँ पे, तो आपको कुछ शार से 9 महीने 8 10 महीने पहले पता चल चुका होता, जब ये इन्होंने ये आर्टिकल इसको रिवोक किया था। मुझे नहीं लगता कि इस पे कोई जो है वो आपकी हेल्प करने के लिए आएगा, ये यहीं पे डिवाइड हो जाएगा। आजाद कश्मीर आपके, हाँ, अगर अगर इंडिया की प्लानिंग चेक करें आप, हमारी प्लानिंग हमें कहीं नजर नहीं आती। ये पॉसिबिलिटी है कि जैसे इंडिया ने ये रिवोक किया है तो उसके बाद पहले इंडियन वहां नहीं रह सकते थे, आप उनकी अपनी मतलब 3 चीजों के अलावा बाकी सब चीजें जो वो अलग थी कश्मीर की, लेकिन अब उनकी डेमोग्राफी चेंज की जा रही है। डेमोग्राफी चेंज कुछ सालों के बाद जो कश्मीरी वहां रह रहे हैं, मुस्लिम है, वो मेजोरिटी से कम हो जाएंगे, माइनॉरिटी में आ जाएंगे। इंडिया क्या कहते हैं जी हम प्लेबिसिट करवा लेते हैं, हम जो आप कहते हैं वो करवा लेते हैं। तो आप क्या समझते हैं कि वो जो प्लेबिसिट करवाएंगे या जो बात करेंगे वो आपके हक में आएगी? वो बिल्कुल आपके हक में नहीं आएगी, वो इंडिया के हक में ही जाएगी। और इंडिया कहेगा हमने तो यूएन की जो रेजोल्यूशन है उसके मुताबिक ये काम कर दिया है। यानी कि वो प्लानिंग कर रहे हैं। हमारी प्लानिंग क्या है? हम ये कह रहे हैं जी हमारी फॉरेन पॉलिसी सक्सेसफुल होगी, हम ये कह रहे हैं कि हमने यूनाइटेड नेशन को ये कह दिया है। हाँ, पाकिस्तान के पास एक पॉइंट है जिसपे ये वर्क कर सकते हैं और इस पे इन्हें करने की जरूरत है, और वो भी वॉर फुटिंग पे इन्हें करना होगा। वो ये होगा कि जो वायलेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स हो रही है कश्मीर में, उसको इतना ऊपर लेके आए कि इंटरनेशनल कम्युनिटी, क्योंकि जितनी भी लिबरल डेमोक्रेसीज हैं, यूरोपियंस हैं, या जो भी स्टेट्स उधर बैठी हुई, ह्यूमन राइट्स पे सबसे ज्यादा वो चीखते हैं। और हमने इसको भी इतना ज्यादा हाईलाइट नहीं किया। अगर इसको पाकिस्तान हाईलाइट कर सकता है बहुत कोशिश करके, बहुत इसे ऊपर ले आता है, तो फिर कोई चांसेस बन सकते हैं कि हमें कश्मीर का कोई हिस्सा मिल जाए या कोई इस सोल्यूशन की तरफ जा सके। अदरवाइज मुझे कोई इसका हल जो है वो अब नजर नहीं आता। हल उन्होंने कर लिया है खुद। अच्छा डॉक्टर साहब, आप यहाँ पर आपने बात की कि जो इंसानी हकूक की खिलाफ वर्जियां हो रही हैं जी, मेरा आपसे यहाँ पर सवाल ये है कि डॉक्टर शेरी मजारी साहिबा जब अपोजिशन में थी तो चिल्ला चिल्ला के इंसानी हकूक की बातें करती थी। इस वक्त खुद इंसानी हकूक की वजीर है। और दूसरी जानिब ये कि आपने बात की अक़वाम मुत्तहिदा की, जो सिक्योरिटी काउंसिल है, उस सिक्योरिटी काउंसिल के प्लेटफॉर्म पर क्या आप समझती हैं कि जितनी भी पाकिस्तान की पॉलिटिकल लीडरशिप है, जिनकी हुकूमत आई है, जिसमें पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, मुस्लिम लीग नून और ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, मतलब कि आप इस बात का अंदाजा लगा लें कि तीसरी जमात है जो 2008 के बाद ये कंसेक्टिव एक जमहूरी हुकूमत चला रही है। आप क्या समझती हैं कि इन तीनों सियासी जमातों ने सिक्योरिटी काउंसिल में कोई कश्मीर का जो मौक़िफ़ है वो ठोस तरीके से वहां पर अपनाया है? देखें जी, यूनाइटेड नेशन में किसने अभी 2015 में, अगर आप बात करते हैं नवाज शरीफ जब बुरहानुद्दीन वानी की ये शहादत हुई तो उस पर बात की, तो उसके बाद क्या हुआ?
ये इतना इम्पोर्टेंट और स्ट्रॉन्ग पॉइंट था कि इसको आप बड़ी अच्छी तरह कैपिटलाइज कर सकते थे दुनिया में, क्योंकि वो बच्चा जो बुरहानुद्दीन वानी है जो शहीद हुआ, वो कश्मीरी था। उसने शुरू से ये जुल्मों से, देखें आपको तो कोई चीज कैपिटलाइज करनी ही नहीं आती, कोई पॉलिसी फॉर्मेशन आपके पास है ही नहीं है, कोई प्लानिंग आपके कश्मीर के हवाले से मैं स्पेशली मैं बात कर रही हूँ, कोई है नहीं। आप उसको कितने अच्छे तरीके से कैपिटलाइज कर सकते थे कि किस तरह से ह्यूमन राइट्स की वायलेशन हो सकती है। देखिए यूनाइटेड नेशन ने ऐसे आके, वो तो लेटर लिखते रहेंगे, उन्होंने अभी भी लेटर लिखे हैं, मोदी साहब ने कोई जवाब नहीं दिया, उन्होंने कहा कि मैसिव वायलेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स हो रही है कश्मीर में, उन्होंने उसको समझा ही नहीं कुछ। आपको एक प्रॉपर प्लानिंग करनी चाहिए थी। पिछली जितनी भी गवर्नमेंट्स हैं, बातें करने की हद तक हर किसी ने कहा है कि कश्मीर के हवाले से बात की है, लेकिन उससे ज्यादा आगे गए ही नहीं है। अभी आप इस गवर्नमेंट की बात करें, इस गवर्नमेंट को किस किस बात को हम जो है वो रोए, जो कश्मीर की आप बात करें, इनके पास और मसाइल हैं, जो इन्होंने इतने वादे किए थे उस पे वो हल करके नहीं ले गए। तो कश्मीर के हवाले से देखें, जो उस दिन वो बच्चा छोटा 3 साल का अपने वो ग्रैंडफादर के वो चेस्ट पे बैठा हुआ था, पूरी दुनिया ने, आप देखें वो मिलान के वो इलान क्या बच्चा था, वो जो रेफ्यूजी का था बच्चा, वो उसने पूरी दुनिया को हिला दिया, और उसकी वजह से बहुत सारे यूरोपियन स्टेट्स है जिन्होंने अपनी सरहदें खोल दी कि ये तो इतना उनके अंदर वो इतने ह्यूमन है, और आप इस चीज को कैपिटलाइज नहीं करवा सके, तो आप आगे क्या कर सकते हैं? मुझे तो अफसोस आता है इन चीजों पे। आप बुरहानुद्दीन वानी को बड़े अच्छे तरीके से वो उसका इंसिडेंट कैपिटलाइज करवा सकते थे। आप ये बच्चा जो अभी पूरी दुनिया में वायरल, सोशल मीडिया की ताकत ही इतनी है, इतना वायरल हुआ ये, और इसको वो रिलेट कर रहे थे, इसको पैलेस्टीनियन के बच्चों के साथ और उस बच्चे के साथ रिलेट कर रहे थे, वो जो सीरिया से वो बच्चा वो समंदर के किनारे वो मिला, उसके साथ रिलेट कर रहे थे। आप इसको, किसी ने इसकी तरफ तवज्जो ही नहीं दी। हमारे जमीर इतने मर चुके हैं कि हम इतने बेहिस हो चुके हैं कि हमें ये नजर ही नहीं आया। तो गवर्नमेंट को चाहिए था कि इसको कैपिटलाइज कराते, ताकि देखें, हम क्यों कहते हैं कि वर्ल्ड इज अनार्किक। अनार्की की जब हम बात करते हैं तो इसका मतलब ये है कि देयर इज नो पावर, स्टेट्स आर नॉट बाउंड टू फॉलो इवन इंटरनेशनल लॉ, और यूनाइटेड नेशंस के जो भी चीजें हैं उसको फॉलो नहीं करते। वो सिर्फ आपको कह सकते हैं, आप स्टेट्स के अंदर मोरालिटी हो, मॉरल आपकी वैल्यूज हैं तो वो कहेंगे कि आप ये करें, लेकिन आपको फोर्स नहीं कर सकते, चाहे वो इंडिया है चाहे वो कोई भी स्टेट है। समझ आ रही है बात की? तो जी जी। मॉरल वैल्यूज जो है, आप जो ये चीजें जो है ह्यूमन राइट्स की वायलेशन है, ये छोटे छोटे इंसिडेंट नहीं है, ये बहुत बड़े हो सकते थे अगर आप इनको कैपिटलाइज करवाते पूरी दुनिया से, ताकि पूरी दुनिया इसमें फोकस करती, उन्हें पता चलता। आप बता रहे हैं कश्मीर में ये हो रहा है, कश्मीर में वो हो रहा है, अब तो पूरी दुनिया ने ये देख लिया था, बुरहानुद्दीन वानी को देख लिया था, इस बच्चे को देख लिया था, ये बड़ी अच्छी तरह। आप फिर ये ह्यूमन राइट्स पे जो तकरीरें करते हैं, बातें करते हैं, मुझे तो उनकी समझ नहीं आती कि वो इन चीजों को किस तरह देखें। ये इतना बड़ा एक इंसिडेंट हुआ था, आप इसको बड़ी अच्छे तरीके से आप कहते हैं कि ये देखें कि 3 साल का बच्चा, उसने अपने सामने अपने दादा या नाना को जो गोलियां देखी हैं, तो आप क्या एक्सपेक्ट करते हैं कि बड़ा होके क्या वो इनके अगेंस्ट हथियार नहीं उठाएगा? तो फिर आप ब्लेम करेंगे बाकी कंट्रीज को कि ये पाकिस्तान भेज रहा है। ये इंडिजिनस मूवमेंट है उनकी, जो कश्मीरी जो वो आजादी चाहते हैं। तो ये चीजें तकरीरों की हद तक इनकी रही हैं, पॉलिसीज इन्होंने नहीं बनाई, इन्होंने कोई फोकस नहीं किया। कश्मीरी बेचारे पिट रहे हैं वहां पे, उनकी आगे आइंदा नस्लें वाली, अब ये कश्मीरी खुद, और वो बिल्कुल सही वाला जहाज जो मैं कहूंगी वो कश्मीरी खुद अपने लिए कर रहे हैं। आप ये दुनिया को बताएं कि अगर उन्होंने हथियार उठाए हैं इंडिया की के फोर्सेस के खिलाफ, तो उन्होंने ये जुल्म सितम देखे हैं, बच्चे देखे, 47 से चलता आ रहा है, ये उनकी तीसरी या चौथी जनरेशन है जो ये सारा कुछ देख रही है। तो ये चीजें हम रियलाइज नहीं करवा रहे, हम ये बता नहीं रहे, हमारी पॉलिसी जो फोकस है वो ही इन चीजों पे नहीं है। आप देखें, हम कश्मीर कमेटी का जो चेयरमैन बनाते हैं उसको कश्मीर की हिस्ट्री का ही नहीं पता, तो अफसोस है इन चीजों पे। डॉक्टर साहब, जो आपका कश्मीर के ऊपर जो मौक़िफ़ था बहुत इंतहाई खूबसूरत था। अगर दोबारा कभी टाइम मिला तो इंशाल्लाह मैं कोशिश करूंगा कि दोबारा इसी जो कश्मीर का मौजू है इसको मजीद आगे बढ़ाया जाए। डॉक्टर साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने मेरे यूट्यूब चैनल के वक्त निकाला। थैंक यू, माय प्लेजर, थैंक यू।